हे दोस्तों, पिछली वीडियो में हमारी एक अजम्पशन रह गई थी जो कि अब हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे, अक्रूअल अजम्पशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बोलते हैं कि जितने भी अकाउंट्स की ट्रांजैक्शन है या जो भी इवेंट है ना, उनको हम तब रिकॉग्नाइज करेंगे, तब आइडेंटिफाई करेंगे, तब हम उनको ध्यान में रखेंगे जब हमारे से वो अक्कर होगी। जब वो चीज़ होगी तभी हमने उसको रिकॉर्ड करना है। बेशक उसके लिए कैश अभी पे हुआ हो या नहीं हुआ, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट जब वो चीज़ हुई है तभी हमने उसको रिकॉर्ड कर लेना है। जैसे इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब भी हमारी इनकम होती है ना, या रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, की जब भी हमें इनकम होगी तो उसको तभी रिकॉग्नाइज करना है जब हमें असली में कैश मिल जाएगा। पर जो एक्सपेंस है ना, उसको हम पहले से ही मान के चलते हैं, यानी कि हम ना फर्स्ट डेट को ये अज्यूम कर लेंगे कि भाई हमें रेंट देना है, तो उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। देने हमें बेशक 10 को है, पर हम पहले से ही उसको रिकॉग्नाइज करके चलते हैं। सेम विद द इनकम। इनकम के लिए जब तक हमें वो अपने हैंड में नहीं रिसीव होती तब तक हमने उसको लिखना नहीं है, पर उसके लिए पहले से ही रिकॉग्नाइज करके चलना है कि 100% से इस डेट को हमें इनकम मिलेगी। तो इसके लिए आपको ये दोनों पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स पे, तो वो हम आगे पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट से। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट सिंपल ये बोलता है कि जो बिजनेस होता है ना, ठीक है, और जो उसका वो होता है ओनर, वो दोनों अलग अलग पर्सन है। बिजनेस को हम अलग मानते हैं और ओनर को अलग, मतलब दोनों एक दूसरे से अलग है, ठीक है। ये बोलते हैं सिंपल कि जो बिजनेस को लॉस हो रहा है वो बिजनेस के लिए लॉस है, और जो इसको पर्सनल लॉस है वो इसका पर्सनल लॉस है। मतलब हम दोनों को मिक्सअप नहीं करके चलते। हम मानते हैं कि बिजनेस और जो ऑनर है वो सेपरेट आइडेंटिटी है, दो अलग अलग पार्टी है। जैसे देखो, जो गुड्स बिजनेस में यूज हो रहे हैं उनको हम स्टॉक बोलते हैं, पर वही सेम गुड्स अगर ओनर अपने घर ले जाता है तो उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। तो ये यहाँ पे सिंपल सी ये बात कर रहे हैं कि अगर बिजनेस में कुछ भी चीज़ आती है तो वो बिजनेस अपने नाम पे भी खरीद सकता है कोई भी प्रॉपर्टी। बिजनेस को हम एक आर्टिफिशियल पर्सन भी बोलते हैं, कंपनी को नॉर्मल, ठीक है। तो कंपनी में हम बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके अकॉर्डिंग हम बोलते हैं कि कंपनी अपने नाम पे लोन ले सकती है, अपने नाम पे इन्वेस्ट कर सकती है, अपने नाम पे ही सारी चीज़ें कर सकती है लाइक अ नॉर्मल पर्सन। तो इसलिए कंपनी की प्रॉपर्टी और लाइबिलिटीज अलग है, और जो पर्सन है उसकी चीज़ें अलग है। तो हम दोनों को अलग अलग लेके चलते हैं इसमें। तो जब भी हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो इसलिए हम कभी भी अकाउंट्स जो होते हैं ना, कंपनी के अकाउंट्स है, मान लो ABC कोई कंपनी है, तो उसमें हम उसके जो मालिक है ना उसका नाम कभी भी नहीं आता, ठीक है। जिसके भी अकाउंट बन रहे हैं उसमें उसी का नाम कभी नहीं आएगा। जैसे ABC कंपनी का अकाउंट बन रहा है तो उसमें ABC कंपनी का नाम कभी नहीं आएगा। और दूसरी बात, जब भी हम अकाउंट्स बनाएंगे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सोचना है, सब कुछ बिजनेस के अकॉर्डिंग सोचना है, ठीक है। सेकेंड है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। एज पर दिस कंसेप्ट जितनी भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन है ना, उसको हम मॉनेटरी टर्म्स में, यानी कि मनी के टर्म्स में लिखेंगे। हम जब भी अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो हमने उस चीज़ के मनी वैल्यू लिखनी होती है। जैसे एक कंपनी ने 20 चेयर खरीदी 5,000 रुपए की, तो हम सिर्फ लिखेंगे कि 5,000 रुपए की हमने चेयर्स खरीदी है। कितनी लिखी है वो हम ब्रैकेट में शो कर सकते हैं, बट हमें मेन उसकी मनी वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो इसमें आपने एक और चीज़ देनी है कि जितनी भी, जैसे हम बोले हमारा एम्प्लॉय ऑनेस्ट है, कोई रिच है, कोई हार्ड वर्किंग है, तो ये सारी चीज़ें अकाउंट्स में मैटर नहीं करती। हमने सिर्फ उसका देखना है कि मनी से हमें उससे कितना फ़ायदा हुआ। हमारे कोई सेल्समैन हार्ड वर्किंग है, उसने हमारी सेल कराई 5,000 रुपये की, तो हम वो 5,000 रुपये लिखेंगे। हमें मनी से जो उससे बेनिफिट हुआ है वही लिखना है, बाकी चीज़ें नहीं लिखनी, क्वालिटीज़ को नहीं लिखते हम अकाउंट्स में। थर्ड आता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अब ये कंसेप्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो अकाउंट्स होते हैं वो हमेशा हमारे 12 मंथ्स के लिए, यानी एक अकाउंटिंग पीरियड हम फॉलो करते हैं। ज़्यादातर कंपनी 12 महीने का ही करती है, बट अब इसमें ना ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है कैलेंडर ईयर, ठीक है, और एक होता है अकाउंटिंग ईयर। तो कंपनी कौन सा फॉलो करे वो उसकी अपनी मर्जी है। कैलेंडर ईयर जो होता है वो 1 जन से लेके आपका 31 दिसंबर तक चलता है, ठीक है। और जो अकाउंटिंग ईयर है वो आपका 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक ही करता है। मोस्ट ऑफ द कंपनी अकाउंटिंग ईयर फॉलो करती है। उनके अकाउंट्स 1 अप्रैल को बनने स्टार्ट होते हैं और 31 मार्च तक वो अपने अकाउंट्स बनाते हैं। फिर आता है नेक्स्ट कॉस्ट कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ये बोलते हैं जितने भी बिजनेस के एसेट्स हैं या कोई भी चीज बिजनेस ने खरीदी है वो सारी ना कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड होएगी, जिस प्राइस पे हमने वो खरीदी थी। देखो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, टाइम के अकॉर्डिंग जो है लैंड है हमारी या कोई इन्वेस्टमेंट्स है हमारी, उनकी वैल्यूज चेंज होती रहती है ना। तो ये बोलते हैं कि अगर हमारी लैंड हमने खरीदी थी 1,00,000 रुपए की, बट आज 10 सालों बाद उसकी कीमत बन चुकी है 7 लाख रुपए, तो ये बोलते हैं हमने अकाउंट्स में उसको 1,00,000 में ही रिकॉर्ड
करके चलना है, क्योंकि जिस पे हमने खरीदी थी हमने सिर्फ वही कॉस्ट लिखनी है जिस पे खरीदी थी। आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है वो हम अपने अकाउंट्स में नहीं शो करते। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट्स में, या कोई बिल्डिंग है मान लो जिसकी हमारी वैल्यूज अब इंक्रीज हो चुकी है बिल्डिंग की, तो वो सारी चीज़ें हमने उसी पे ही रिकॉर्ड करनी है जिसपे हमने वो खरीदी थी। ठीक है। फिर आता है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये बोलता है कि फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट। मैंने आपको बताया था डेबिट क्रेडिट हम आगे जर्नल एंट्रीज में पढ़ेंगे। होता क्या है, देखो अगर कोई भी चीज़ हम डेबिट कर रहे हैं ना, तो ये कंसेप्ट बोलता है कि उसके लिए कुछ ना कुछ हमें क्रेडिट भी करना पड़ेगा। मतलब हमेशा डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस इक्वल होता है। आपने 5,000 से कोई चीज़ डेबिट करी तो 5,000 से ही आपको कुछ क्रेडिट भी करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये इसीलिए इसके लिए ये लाइन आपने लिखनी है, फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट। और इसी कंसेप्ट की वजह से एक फॉर्मूला भी होता है कि एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल्स टू कैपिटल। ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है जो एक अलग से आप चैप्टर है उसमें भी पढ़ोगे। अभी के लिए आप जैसे इतना समझ लो, मान लो एक फर्नीचर हमने खरीदा है, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, हमारे पास फर्नीचर तो आ गया, हमारे एसेट्स तो इंक्रीज हो गए, फर्नीचर आ गया 5,000 रुपए का, पर साथ ही में ही क्या हुआ, हमारे फर्नीचर आने के साथ साथ में हमारा कैश भी 5,000 रुपए से कम हो गया, क्योंकि कैश भी तो लगा उसे खरीदने के लिए। तो अगर हमारी एक चीज बढ़ रही है, एक चीज डेबिट हो रही है, तो दूसरी क्रेडिट भी होगी। ठीक है। बाकी आप आगे पढ़ोगे तो आपको ये अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट। ये बोलता है कि रेवेन्यू यानी कि इनकम तब हमने रिकॉर्ड करनी है जब हमें वो रियलाइज हो जाए, जब हम उसे अर्न कर ले। मान लो जैसे मैंने कोई किसी को सामान बेचा उधार पे, ठीक है, पर मुझे उसके पैसे तो 3 महीने बाद मिलने हैं, बट हमने उसको पहले से ही रिकॉर्ड कर लेना है कि हमें इस डेट को इस बंदे से इतने पैसे मिलेंगे। बट बुक्स में हम तब तक उसकी एंट्री पास नहीं करेंगे जब तक हमें एक्चुअल में वो मिल ना जाए। मतलब हमने रियलाइज अपने आप में अज्यूम तो कर लिया कि पैसे मिलेंगे, पर जब तक हम कमा नहीं लेते, मिल नहीं लेते, तब तक हम अकाउंट्स में उसको नहीं लिखते। ठीक है। नेक्स्ट आता है मैचिंग कंसेप्ट। ये बोलते हैं कि एज पर दिस कंसेप्ट जितने भी हमारे एसेट्स और लायबिलिटी होते हैं ना, वो मस्ट मैच करने चाहिए उस साल से जिस साल वो हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समझो, मैंने ना इस साल एक लैंड खरीदी, ठीक है, एक लैंड खरीदी मैंने इस साल, तो मैंने वो चीज़ इसी साल के अकाउंट्स में लिखनी है कि मैंने ये लैंड खरीदी। जिस साल खरीदेंगे उस चीज़ को उसी साल लिखना है, जिस साल सेल करेंगे उसी साल लिखना है। ठीक है। कई बार क्या होता है, देखो हम ना, कई बार क्या होता है, अगले साल के लिए ये अब इस साल कुछ पे कर देते हैं, प्रीपेड नहीं होता, जैसे हमने पहले से ही पैसे दे दिए किसी चीज़ के एडवांस में, तो उस केस में आपने क्या करना है, प्रीपेड जो आप कर रहे हो, आपने पैसे इस साल दिए ना, तो वो इस साल से प्रीपेड लिख के माइनस कर देने हैं कि है तो वो अगले साल के लिए, तो इस साल वाले अकाउंट्स में हम वो अमाउंट माइनस कर देंगे, अगले साल वाले अमाउंट में अकाउंट में वो प्लस हो जाएगी। ठीक है। ऐसे ही एक चीज होती है आउटस्टैंडिंग। ठीक है। आउटस्टैंडिंग होती है जो पे करनी थी बट करी नहीं। मतलब प्रीपेड का बिल्कुल अपोजिट, प्रीपेड होता है पहले से पैसे दे दिए, आउटस्टैंडिंग होता है कि इस साल पैसे देने थे पर हम उसके पैसे अगले साल दे रहे हैं। तो आउटस्टैंडिंग चीज क्या होती है, हमेशा प्लस होएगी इस साल में। ठीक है। लास्ट हमारा कंसेप्ट आता है स्टेबल मॉनेटरी यूनिट कंसेप्ट। ये बोलता है कि ना हमने एक ही मॉनेटरी यूनिट को यूज करना है, एक ही यूज करनी है करेंसी जब तक हम अपने अकाउंट्स बना रहे हैं। जैसे देखो सिंपल है कि अगर मान लो एक कंपनी अकाउंट्स बना रही है, वो इंडिया के रुपीज में हर चीज को मेजर करके लिख रही है, तो उसने हर साल इंडियन रुपीज में ही अपने अकाउंट्स बनाने। ये नहीं है एक साल रुपीज में डाल दी अपनी वैल्यूज, एक साल डॉलर में डाल दी, किसी साल यूरो में डाल दी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको सेम ही अकाउंट्स फॉलो करने हैं, हर साल सेम करेंसी से अकाउंट्स बनाने टिल द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी। जब तक कंपनी की लाइफ टाइम है अपने एक ही करेंसी में अकाउंट्स बनाने। ये नहीं है किसी साल कोई, किसी साल कोई, एक सेम करेंसी। अगर आप ये डॉलर यूज़ कर रहे हो तो डॉलर ही यूज़ करना है हर साल। ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट समझ आ गए हो। आपको कौन सा कंसेप्ट अच्छा लगा, इनमें से इजी लगा, तो वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और इसको चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।